तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है, तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में मोल कॉन्सेप्ट के काफी स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां नॉर्मली स्टूडेंट से गलतियां होती हैं, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है हमारे लिए, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यकीन मानिए ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 हमारे नीट जेई सीरीज 2024 के लिए। अगर आपने पिछले 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जल्दी से देखो यार। उसके बाद आते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है, तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में मोल कॉन्सेप्ट के काफी स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां नॉर्मली स्टूडेंट से गलतियां होती हैं, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है हमारे लिए, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यकीन मानिए ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। सो लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। देखो बच्चों, एटॉमिक मास का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन इसके पहले एक बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूं। नॉर्मली जब आप मार्केट में जाके कोई सामान खरीदते हो तो वहां पे सामान का वे होता है, वजन करा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वजन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं है, बल्कि एक पुराने जमाने का तराजू है। उस तराजू में क्या होता है, नॉर्मली ये एक तरफ आपको जो सामान चाहिए वो रखा जाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ उतने ही अमाउंट में, उतने ही मास का एक वे रखा जाता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम शुगर चाहिए तो इधर शुगर रखेंगे और इधर 5 किलोग्राम का वे रख देंगे। अगर आपको 10 किलोग्राम शुगर चाहिए तो इधर 10 किलोग्राम शुगर रखेंगे एक पैकेट में और इधर 10 किलोग्राम का वे रख देंगे। इसे कहते हैं कंपैरिजन मेथड। क्या बोलते हैं इसे? कंपैरिजन मेथड। बच्चों यही कंपैरिजन अप्लाई करा जाता है जब आप एटॉमिक मास निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, यहां तक कि अदर मासेस भी निकालते हो। लेकिन कंपैरिजन काहे से होता है, तो सुनो, जब आप एटॉमिक मास निकाल रहे हो तो इस तरफ रखा जाता है मास ऑफ 1 एटम। यहां हम लेते हैं मास ऑफ 1 एटम, ठीक। तराजू के एक तरफ हमने लिया मास ऑफ 1 एटम। थोड़ा इमेजिन कर लो, यहां पर हम 1 एटम का मास लेंगे और यहां पे क्या लेंगे, तो यहां लेते हैं हम लोग 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो बच्चों एक तरफ तो आप लोगों ने जिस एटम का एटॉमिक मास चाहिए उसके एक एटम का मास लिया, मास ऑफ 1 एटम। अदर साइड आप हर बार क्या रखोगे, कार्बन के 1 एटम के मास का 12th पार्ट, कार्बन के 1 एटम के मास का 12th पार्ट, तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 1 एटम के मास का 12th पार्ट यहां पे रखा, इधर आपने रखा मास ऑफ 1 एटम। तो ये जो कंपैरिजन हुआ जिसमें आप एक एटम के मास को कंपेयर कर रहे हो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, इस कंपैरिजन का नाम है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में हम किसी भी एटम के मास को कंपेयर करते हैं। काहे से कंपेयर करते हैं, तो याद रखना, काहे से कंपेयर करते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। चलिए समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में भी यही चीज लेंगे हम दूसरी तरफ कंपैरिजन में। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो देखते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। पहले कार्बन 12 के 1 एटम का मास निकालते हैं। तो जब 1 एटम का मास निकालो तो एटॉमिक मास लेना 12 डिवाइडेड बाय 1 मोल कर देना। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और जब आप 12 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.99 इंटू 10⁻23। ये तो हो गया भैया 1 एटम का मास। अब 1 एटम के मास का भी मुझे 12वां हिस्सा लेना है, 12th पार्ट लेना है। तो 12th पार्ट कैसे लूंगा, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 12, तो इसका 12th पार्ट कितना होगा, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो एक एटम के मास का 12th पार्ट कैसे निकालोगे, 12th पार्ट 1.99 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12। और जैसे ही आपने इसको 12 से डिवाइड करा तो यहां एक बड़ी शानदार वैल्यू आएगी, बहुत यूजफुल वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻24। तो बच्चों जब भी आप किसी एटम का एटॉमिक मास निकालते हो, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, तो एक तरफ लेते हो मास ऑफ 1 एटम
और दूसरी तरफ लेते हो ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है? तो ये वैल्यू है कार्बन के 1 एटम के मास का 12th पार्ट। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो जब आप एटॉमिक मास निकालते हो तो एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ए से। एटॉमिक मास में आपने तराजू जो लिया है, थोड़ा इमेजिन कर लो तराजू को, उसमें एक तरफ ले रहे हो मास ऑफ 1 एटम, तो लिख देता हूं मास ऑफ 1 एटम। अदर साइड क्या ले रहे हो? तो अदर साइड ले रहे हो 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सिंपल है, कार्बन 12 के एक एटम का 12th पार्ट लेते हो, 1/12th पार्ट लेते हो दूसरी तरफ। और बच्चों इस चीज की वैल्यू क्या है जो नीचे लिखा है मैंने डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू क्या है? क्या आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो? तो इसकी वैल्यू है भैया A is equals to mass of 1 atom divided by 1.66 into 10 to the power minus 24। तो ये है हमारे एटॉमिक मास स्केल का कॉन्सेप्ट। पहले किसी जमाने में हाइड्रोजन को लिया जाता था कंपैरिजन के लिए, जैसे आज हम कार्बन को लेते हैं ना, कार्बन का 12 पार्ट, पहले किसी जमाने में हाइड्रोजन को लेते थे, उसके बाद ऑक्सीजन को लिया, लेकिन फाइनली ऑलेंडर एंड नीर, याद रखना नाम, ऑलेंडर एंड नीर ने सक्सेसफुली कार्बन का यूज करा, और हमेशा हम अब कार्बन का ही यूज करते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास स्केल में। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। और इस बात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एटॉमिक मास नॉर्मली AMU में निकाला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि AMU को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? तो AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो बच्चों ये जो कार्बन के एक एटम का मास आया, उसका 12th पार्ट आया, तो उसको अपन ग्राम में कन्वर्ट करने में भी यूज करते हैं। तो ये है एटॉमिक मास का बेसिक फंडा। एक तरफ लेते हैं मास ऑफ 1 एटम और दूसरी तरफ लेते हैं कार्बन के 1 एटम के मास का 12th पार्ट। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करा, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूलर मास भी है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास भी एक तरह का कंपैरिजन है, और कंपैरिजन दो चीजों के बीच होता है, कभी एक से कंपैरिजन नहीं होता। तो कंपैरिजन में एक तरफ आप लेते हो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक तरफ आपने लिया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अदर साइड क्या लोगे? तो अदर साइड लोगे आप 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो बच्चों यहां पर भी आपको कार्बन के सिंगल एटम का मास लेकर उसका 12वां हिस्सा मतलब 12th पार्ट लेना है कंपैरिजन में। यह भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे एटॉमिक मास था। तराजू के दो तरफ हैं, एक तरफ आपने लिया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ लिया आपने कार्बन 12 के 1 एटम के मास का 12th पार्ट। आई होप आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, मॉलिक्यूलर मास इज डिनोटेड बाय m, और इसको अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि आप एक तरफ जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है उस मॉलिक्यूल का मास ले रहे हो, दूसरी तरफ क्या ले रहे हो? जो दूसरी तरफ ले रहे हो डिनोमिनेटर में लिखो, क्या ले रहे हो दूसरी तरफ? तो अदर साइड ले रहे हो 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मास को कब ग्राम में लेते हैं, कब AMU में लेते हैं, ये कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं, फिलहाल आप इसे नोट कर लो। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही यूजफुल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। देखो भाई, एवरेज एटॉमिक मास की कहानी कब से स्टार्ट होती है मैं आपको समझा रहा हूं। टेक्निकली हम सब जानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन आइसोटोपिक फॉर्म। ज्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, जैसे क्लोरीन का आइसोटोप है, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37, और ये दोनों क्लोरीन के आइसोटोप्स कहलाते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास अलग अलग है। अब अगर हम किसी एक क्लोरीन का एटॉमिक मास लें, फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास कंसीडर कर लिया, तो भाई क्लोरीन 37 का मास जब आप लोगे तो क्लोरीन 35 बुरा मान जाएगा, वो कहेगा भाई मैंने ऐसा क्या गलत करा है जो मेरा मास नहीं लिया। और अगर आप क्लोरीन 35 का मास ले लोगे तो क्लोरीन 37 को प्रॉब्लम होगी। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि यार किसी का एटॉमिक मास मत लो, बल्कि आप लो एवरेज एटॉमिक मास।
अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे लेते हैं? तो एवरेज एटॉमिक मास लेने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि जो आइसोटोप्स हैं वो हमारी अर्थ पे कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। जैसे क्लोरीन 35 प्रेजेंट है 75% और क्लोरीन 37 प्रेजेंट है 25%। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इनका मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करना है, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अगर थर्ड आइसोटोप होता तो प्लस करके थर्ड आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो आप, फर्स्ट आइसोटोप है क्लोरीन का 35 और ये प्रेजेंट है 75%। सेकेंड आइसोटोप है क्लोरीन 37 और ये प्रेजेंट है 25%, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट। बच्चों टोटल परसेंट कितना होगा? 75 प्लस 25 कितना होगा? 100। तो फाइनली जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 35.5। और यही रीजन है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप देखते हो तो कई एलिमेंट्स के मास में फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट में वैल्यू है। जैसे कॉपर का मास कितना है? 63.5। क्यों आया ऐसा इसलिए आया क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास नहीं लिया, आपने लिया एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय ए, साथ में आर लगा दो या फिर ए साथ में एवरेज लगा दो। जिंक का एटॉमिक मास है 65.4। तो ये जो पॉइंट में एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि आपने उनका एटॉमिक मास नहीं लिया बल्कि आपने लिया एवरेज एटॉमिक मास। अब अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, खास तौर से नीट वालों सुन लो, तुम्हारे लिए एवरेज एटॉमिक मास ज्यादा स्पेशल है। तुम्हें एटॉमिक मास दिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। फर्स्ट एटम का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, सेकेंड एटम का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज और डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज करोगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको रेशो में वैल्यू देता है। जैसे आपसे बोला क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 प्रेजेंट है 3:1 में। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो पहले का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसके रेशो की वैल्यू। 35 वाला कितना है? 3 प्लस सेकंड का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसके रेशो की वैल्यू। तो भैया 37 वाला कितना है? 1, 3:1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो की वैल्यू। टोटल कितनी है? 3 + 1 कितना होता है? 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर अगेन आएगा 35.5। और यही रीजन है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं लेते बल्कि एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। तो बच्चों एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में ज्यादा यूजफुल टर्म है एवरेज एटॉमिक मास। ज्यादा काम आने वाली चीज है एवरेज एटॉमिक मास। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, इसे नोट करें और आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट है, उस पर काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हमारी अगली टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जब भी आप एटॉमिक मास ग्राम में लेते हो, नॉर्मली एटॉमिक मास की यूनिट होती है एएमयू, लेकिन जब आप एटॉमिक मास ग्राम में लेते हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। लेकिन ग्राम में लेते क्यों है? तो सुनो, टेक्निकली क्या होता है, जब आप मास लेते हो 1 एलिमेंट का, और आप सब जानते हो 1 एलिमेंट में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 सेम एटम्स। जब भी आप मास लेते हो 1 एलिमेंट का, 1 एलिमेंट में इतने सारे सेम एटम्स होते हैं, तो वो इतने सारे एटम्स का मास कभी एएमयू में आ ही नहीं सकता। वो मास आता है ग्राम में, वो मास आता है ग्राम में। और जब आप किसी एटम का मास ग्राम में लोगे, बेसिकली एटम तो होता ही नहीं है, वो होता है एलिमेंट। जब आप एलिमेंट का मास ग्राम में लोगे तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे पीरियोडिक टेबल में कॉपर लिखा है, एटॉमिक मास है 63.5। अगर मैं इसको लिखता हूं 63.5 ग्राम, तो ये कॉपर का है ग्राम एटॉमिक मास। और ये अकेले कॉपर का नहीं है, इसमें कितने कॉपर के एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास 14 है। अगर मैं इसे 14 ग्राम लिखूं तो ये नाइट्रोजन के सिंगल एटम का मास थोड़ी है, ये है नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास। 1 मोल एटम का मतलब सिंगल एलिमेंट। तो 1 मोल एटम्स का मास लेंगे तो ग्राम में आएगा, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 ग्राम। हाइड्रोजन का मास 1 है, एक्चुअल में 1.008 होता है, तो 1 ले लेते हैं, 1 ग्राम।
तो ये जब आप मास ग्राम में लेते हो तो वो किसी सिंगल एटम का मास नहीं होता, वो होता है 1 मोल एटम्स का मास। और 1 मोल एटम का एक और नाम होता है 1 एलिमेंट। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मास दिए गए हैं वो एमयू वाले नहीं है, वो एलिमेंट के मास हैं जिनको आप ग्राम एटॉमिक मास बोलते हो। इसी कॉन्सेप्ट पर बना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। और आप जानते हो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो उनके मास को आप एमयू में नहीं ग्राम में निकालोगे, और जब मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकालोगे तो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C6H12O6 है, दिस इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मास है 180। अगर इसे मैं 180 ग्राम ले रहा हूं तो यह कहलाएगा ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। NaCl का मास होता है 58.5, जब इसे ग्राम में लेंगे तो यह NaCl का कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, और जैसा कि मैं आपको अपने शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूं कि 1 मोल सेम एटम्स अगर मिला देंगे तो उससे बनेगा 1 एलिमेंट। सिमिलरली 1 मोल सेम मॉलिक्यूल जब मिलाओगे तो उससे बनेगा 1 कंपाउंड। एलिमेंट के मास को एलिमेंटल मास नहीं कहते, बल्कि एलिमेंट के मास को कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास, GAM। कंपाउंड के मास को कंपाउंड मास नहीं कहते, बल्कि उसको कहा जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। एंड रिमेंबर, कंपाउंड का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, एलिमेंट का मतलब 1 मोल एटम। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, और अगर किसी भी तरह की आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।